हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 8 का फाइनल एग्जाम का मैथ का पेपर देखेंगे। ऑप्शनल को भी सॉल्व करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स को भी सॉल्व करेंगे और फिर लैंग्वेज वाले भी सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के पेपर हैं, तो हम किसी एक से सॉल्व करेंगे। तो सारा पेपर हम लास्ट तक सॉल्व करेंगे। लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें, आपके एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, एक एक नंबर का है। वो कह रहा है कि परिमेय संख्या 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। मल्टीपल इनवर्स ऑफ 3/5 इंग्लिश में अगर बोला जाए तो गुणात्मक प्रतिलोम दरअसल ये होता है कि अगर हम किसी संख्या के उसके अपोजिट से हम गुणा करें तो उसकी वैल्यू हमेशा एक आ जानी चाहिए। जैसे कि एज एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो वो 1/7 होगा, उसका जस्ट अपोजिट। क्योंकि जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा और हमें एक प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। सी किस लिए? क्योंकि 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 5/3। 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और हमारा एक आंसर आ जाएगा। इसकी परिभाषा होती है कि जब हम इसका उल्टा करें तो वो कट के एक बन जाना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि 3x-5 बराबर -2 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। 3x-5 इज इक्वल -2, ये हमने रखा। अब ये 3x है, ये -5 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 था और ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा हमारे पास, 5 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3। x इज इक्वल हो जाएगा 3/3 यानी कि 1। तो एक हमारा आंसर हो जाएगा, इसका भी हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से वो पूछ रहे हैं कि अष्टभुज में भुजाओं की संख्या होती है। अष्टभुज यानी कि अष्ट मतलब कि 8, तो भुजाओं की संख्या 8 होगी। 8 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा अष्टभुज होता है। अब वो कह रहे हैं चौथे में, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9² माइनस 7²। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 9 यानी कि 81, और 7 का स्क्वायर होता है 7 इंटू 7 यानी कि 49। तो 81 माइनस 49 कर देंगे हमारे पास, तो 11 से 9 जाएगा तो 2 बचेगा हमारे पास, और 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी इसका भी सी ऑप्शन हो जाएगा 32। अब बोल रहे हैं वो कि 4⁻³ का मान क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4⁻³ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब किसी नंबर पर माइनस की पावर होती है तो वो हमेशा किस में आ जाता है। जैसे 4⁻³ है, वो हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, कैसे कि 1/4⁻3 इस प्रकार से लिख दिया जाता है। माइनस की पावर लगी होती है तो उसको बटे में कर दिया जाता है। तो 1/4⁻3 का मतलब 1/4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 चौको 16 और 16 चौको 64, तो 1/64 इसका मान आ जाएगा, यानी कि हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकेंड सेक्शन में देखते हैं, एक एक नंबर का है, फिल इन द ब्लैंक्स, और हिंदी मीडियम में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स इज हमेशा 0 होता है, इज इक्वल 0 होता है। पूर्णांकों के लिए योग तत्समक क्या होगा, 0 होगा। वर्ग एक ऐसा आयत होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आई स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल हुज ऑल साइड आर इक्वल। देखो यहाँ पे हम अगर एक स्क्वायर बनाए तो उसकी सारी साइड बराबर तो होती हैं। 8th नंबर का है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज 1/6। यहाँ पे लिखेंगे 1/6। इफ अ डाइस इज थ्रोन वंस, अगर एक पासे को एक बार फेंका जाए तो 2 आने की प्रायिकता क्या है, 2 आने की प्रायिकता है 1/6। क्योंकि एक टोटल 6 होते हैं उसमें, तो ये हो जाते हैं अपने कितने हो जाते हैं, अनुकूल परिणाम। इसका फॉर्मूला था अनुकूल परिणाम और टोटल कुल परिणाम, कुल परिणाम, यानी कि इसका मतलब है कि फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल कितना है, एक ही बार एक ही आएगा, और टोटल तो 6 नंबर होते हैं उसमें, इसलिए 1/6 हो जाएगा। अगर 2 पासे होंगे तो 2 पासों में 6 और 6 मिला के 36 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ एक की ही बात कर रहे हैं, इसलिए हम एक के बारे में बताएंगे। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाकर बट्टा ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि बट्टा का फॉर्मूला ही होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब यहाँ 5/0 की पावर हमेशा 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 होगा तो हमेशा 1 होगा। सर्ट्स एंड इंसीज यानी कि करनी तथा घातांक वाले सवालों में ये उसके बेसिक में दिया हुआ है। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 2-2 नंबर के हैं सारे, पूछ रहा है कि समांतर चतुर्भुज के कोई 2 गुण लिखिए। राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो ठीक है, हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लिया है, तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ तो यही होती है कि जो सामने की भुजाएं हैं ये हमेशा क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यानी कि पैरेलल होती हैं। आगे जितना भी बढ़ाएंगे काटेंगे नहीं। ठीक है, तो पहला तो हो गया कि भाई साहब पैरेलल होती हैं, ठीक है, यानी कि समांतर होती हैं।
सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो हो गई कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल, अगर ये 80 का है तो ये भी 80 का होगा, तो दूसरा हो जाएगा कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अगर हम इसमें से डायगोनल्स डाल दें, यानी कि विकर्ण, एक ये यहाँ से डाल दें और एक ये यहाँ से डाल दें, तो ये एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांट देंगे, तो तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन इक्वल। तो विकर्ण एक दूसरे को बराबर भाग में क्या करते हैं, बांटते हैं, विकर्ण एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं। तो ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज लिख दी, विकर्ण एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वें नंबर का, सरल कीजिए और घातांक के रूप में लिखिए। घातांक के रूप में लिखना है, इसको मतलब इंग्लिश में बोला जाए तो इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर इसको एक्सपोनेंशियल के रूप में लिखना है। ठीक है, यहाँ इन्होंने हमें दे रखा है 3⁻³ इंटू 1/8 दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ हमें इसको -3 के पावर के रूप में इसको भी बनाना पड़ेगा। तो 3⁻³ है, तो क्या हम इसको ऐसे तो लिखेंगे, लेकिन क्या इसको हम 3 की पावर में बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। 8 को हमें 3 की पावर में बनाना है, तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 3 बार में बन जाएगा, यानी कि 1/2 की पावर इसको हमें 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जब अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -3, क्योंकि ये जब कन्वर्ट होता है तो इसमें होता है और ये होता है तो इसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ 3 की पावर -3 है और यहाँ पे 2 की पावर -3 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वो कह रहा था इसको हमें घातांक के रूप में लिखना है, एक्सपोनेंट्स के रूप में बनाना है, तो हमने इसको बना दिया, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 पेनों की कीमत 24 हो तो 8 पेनों की कीमत क्या होगी। वो कह रहा है कि इफ़ द कॉस्ट 6 पेन कॉस्ट इज़ 24, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स। तो हमें इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, सिंपल है। 6 पेन की कीमत यानी कि 6 पेन की कीमत दे रखी है उन्होंने, कितने रुपए हमें, 24 रुपये। ठीक है, 24 रुपये दे रखी है 6 पेन की कीमत, तो हम सबसे पहले एक पेन की कीमत निकालेंगे। तो एक पेन की कीमत निकालने की हम 24 में 6 का भाग देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 8 पेन की कीमत निकालनी है, तो 8 पेन की कीमत के लिए हम क्या करेंगे, 4 इंटू 8 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 32, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 पेन की कीमत 32 रुपये हो जाएगी। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सीधा अथवा प्रतिलोम समानुपात पहचान कर लिखिए। खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल, तो ये सीधा डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा, अभी हम बताएंगे क्यों। किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल, ये प्रतिलोम उल्टा कहलाएगा, इनवर्स। तो इंग्लिश में एरिया ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड एंड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर्सन्स पर पर्सन। तो ठीक है, हम देखते हैं क्यों। खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल, इसलिए देखिए, मान लीजिए अगर हमारे पास भूमि ज़्यादा होगी और इसमें हम फसल लगाएंगे, तो जब हम उसको काटेंगे, ये मान लीजिए हमारी फसल लगी हुई है, और तो जब हम उसको काटेंगे तो हमें फसल भी ज़्यादा मिलेगी। जितनी ज़्यादा हमारे पास लैंड होगा उतनी ज़्यादा हमें फसल मिलेगी, तो इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहला जाएगा। कौन सा, डायरेक्ट, यानी कि सीधा अनुपात, सीधी सीधी बात है ना, जितना ज़्यादा खेत उतनी ज़्यादा फसल। दूसरे वाले में देखिए, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। मान लीजिए कोई एक देश है ये, ठीक है, मान लीजिए भारत देश है, तो इस देश की जनसंख्या में अगर लोग जैसे बढ़ने लगते हैं, प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल, लोग जैसे बढ़ने लगेंगे, मान लीजिए पहले एक आदमी था, एक आदमी का ये पूरा खेत था मान लीजिए, ठीक है। अब 2 आदमी आ गए तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा ना। अब मान लीजिए 4 आदमी आ गए तो ये 4 भाग में डिवाइडेड हो जाएगा। तो जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे पास जो क्षेत्र है, एरिया है, वो कम होता जाएगा। तो इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, बढ़ रही है तो कम हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा, यानी कि प्रतिलोम या फिर उल्टा बोल सकते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं ऊर्ध्वत्रियक के प्रयोग से x+2 इंटू x+3 को सॉल्व कीजिए। तो हम वैसे तो इसका डायरेक्ट सॉल्व करके निकाल सकते थे, लेकिन भाई साहब को परेशानी है, वो कह रहे हैं नहीं ऐसे नहीं करेंगे, आप ऊर्ध्वत्रियक से करें। ऊर्ध्वत्रियक का मतलब होता है ऊपर और फिर क्रॉस और फिर ऊपर। अभी हम समझाते हैं कैसे। हमें क्या करना है, दोनों को रख लेना है ऊर्ध्वत्रियक के लिए।
तो सबसे पहले इन दोनों का करना है, क्योंकि ये है तो भाई साहब x इंटू एक्स का कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या करना है, दूसरा पॉइंट में हमें करना है कि इनका क्रॉस करना है, x+2 और x+3 में इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे और ऐसे। तो ठीक है, कर देते हैं 3x + 2x, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 5x। जोड़ेंगे तो 5x बन जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट आ जाएगा भाई साहब हमारा x+2 x+3 लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये कर चुके, ये कर चुके, अब इसकी बारी है तो ये कर देंगे, तो 3 × 2 हो जाएगा हमारा 6। तो हमारा आंसर तो फाइनल यही बन जाएगा कि भाई साहब x², ठीक है, फिर 5x और प्लस लास्ट में 6, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। अगर हम इसका डायरेक्ट इस तरीके से भी गुणा करेंगे तो वही मान आएगा हमारा। देखिए इसका इसमें करेंगे तो x², फिर इसका इसमें करेंगे तो पहले इसमें किए x² + 2x, फिर करेंगे 3 का तो 3 2 ज़ा 3, यहाँ आ जाएगा 3 का करेंगे x में 3x और 3 2 ज़ा 6। तो देखो x² + 3 और 2 5x बन गया और 6, तो वही इक्वेशन बन गई हमारी, ये और ये सेम है। तो लेकिन उर्दू 3x से करना था, इसलिए हम पहले नंबर क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर क्रॉस करेंगे, फिर ये करेंगे। तो पहले हमने इन दोनों का किया, x² आया, फिर इसका क्रॉस किया तो 3x + 2x 5x आ गया, फिर लास्ट में हमने इन दोनों का कर दिया, ये वाला 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारा फाइनल उर्दू 3x विधि हो गई। इसी प्रकार 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा 35 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो एकाधिकेन पूर्वेण की विधि ऐसी होती है कि 35 का वर्ग निकालना है अगर हमें, तो पहले हम इसका करेंगे 5 5 ज़ा 25 होता है, और 3 से 1 अधिक कौन, 3 से 1 अधिक हो जाएगा 4, 3 से 1 अधिक हो जाएगा 4, तो 3 चौको 12, यानी कि 12 25 हमारा 35 का स्क्वायर आ जाएगा। 35 का स्क्वायर हो जाएगा 12 25। अगर कोई कह दे 45 का निकालिए, मान लीजिए 45 का बोलता है 45 का स्क्वायर, तो इसको भी हम एक आधिकेन पूर्वेण से लगा सकते हैं। 5 का हमेशा 25 होगा और 4 के आगे होता है 5, तो 4 पंचे 20, तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा 20 25। ये एक आधिकेन पूर्वेण होता है। मान लीजिए हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है 75 का, 75 का निकालना है, तो भी हम क्या करेंगे, एक आधिकेन पूर्वेण लगा देंगे। 5 का हो जाएगा 25 और 7 के आगे होता है 8, 7 8 56, तो इसका हो जाएगा 56 25 फाइनल आंसर, यानी कि 75 का स्क्वायर 56 25। ये होती है एक आधिकेन पूर्वेण विधि। तो अब हमारे आ गए 17 से 22 तक 3 नंबर वाले क्वेश्चन, और 17वां क्वेश्चन कहता है कि भाई साहब अगर आप फ्री हैं तो इसका योग यानी कि सम ज्ञात कर दीजिए। तो हमने कहा हाँ भाई साहब बिल्कुल फ्री हैं, हम क्यों नहीं करेंगे इसका योग ज्ञात। तो हम योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रख लेंगे ऐसा -2/3 प्लस, ठीक है, ये 3/5 है, 3/5 है, और यहाँ -5/6 आ जाएगा, -5/6 आ जाएगा। इस वाले कोष्टक को हमने सॉल्व कर दिया, क्योंकि एक बॉड मास रूल होता है तो उसमें ये होता है सबसे पहले भाई साहब छोटा वाला कोष्टक सॉल्व होगा, फिर मंझला होगा, और फिर बड़ा कोष्टक को हम सॉल्व कर लेंगे। हमने छोटे को खोल दिया है, छोटे के गेट खोल दिए, यहाँ पे खुल गया गेट। अब क्या करेंगे भाई साहब, बड़ा का गेट भी खोलना है तो इसको भी सॉल्व कर देंगे। पहले तो -2/3 प्लस, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। ये दोनों गरीब लोग हैं तो इनका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो भाई साहब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आ जाएगा हमारे पास 5 और 6 का एलसीएम यहाँ ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि आप कर सकते हैं 2 से भाग, 3 से भाग। तो यहाँ पे तो हम 2 से कर देंगे तो 5 का 5 आ जाएगा, 2 3 6। अब 3 से चला जाएगा 1, 5 बचेगा तो 5 से 1, 5 थी 15, 15 दूनी 30, 30 अपना एलसीएम आ जाएगा। वैसे तो डायरेक्ट भी लिया जा सकता है, लेकिन आप लोग को समझाना भी है। 30 ले लिया हमने एलसीएम, तो 5 6 का 30, इसमें 5 से 6 का भाग गया, तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, माइनस 6 पंचे 30, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब -2/3 तो यहाँ अकेले ही चल रहा है, गरीब आदमी है, ये प्लस है। अब 25 में से जब 18 जाएगी तो हमारे पास बचेगा -7, क्योंकि -25 और माइनस यहाँ पे 30, तो एलसीएम चल ही रहा है। एलसीएम तो हमारे साथ पीछे लगा हुआ है, ये तो पीछे हमारा छोड़ ही नहीं रहा है। तो ठीक है, यहाँ तक तो हम पहुँच ही गए। अब क्या करने पड़ेगा भाई साहब, 3 और 30 है, और यहाँ पे 7 और वो है। अब 3 और 30 में से हमें फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, तो फिर से एलसीएम लेते हैं भाई साहब 30 और 3 का। तो जब हम 3 से सॉल्व करेंगे तो 3 हम 30 और 3 1 हम 3, और फिर यहाँ पे हम करते हैं तो 10 से कर देते, 10 15 10 1 10। तो ठीक है भाई साहब, यहाँ पे भी 10 और 3 मिल गया, यानी कि 30 मिल गया हमें। 30 फिर ले लिया हमने एलसीएम। अब फिर करेंगे तो 3 हम 30, यहाँ 10 का गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे 30 1 30, यहाँ 1 का गुणा हो जाएगा। ठीक है,
तो जब यहाँ पे हो गया सॉल्व तो 10 दूनी 20 यानी कि माइनस का 20 आ जाएगा। यहाँ पे भी माइनस का कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो माइनस का 7 आ गया, माइनस का 20 आ गया। तो भाई साहब दोनों मिलके बन गए कितना, माइनस का, दोनों मिलके बन गए -27। और पेज यहाँ पर हो रहा है परेशान, -27 हो गया, 27/30 हो गया। अब 27/30 को हम सॉल्व कर देंगे तो भाई साहब कर देंगे 3 से भाग दे देंगे तो 3 नाम 27 हो जाएगा और 3 धाम 30 हो जाएगा। तो -9/10 यानी कि -9/10। इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स चल रही है अपनी, इसलिए इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी। जस्ट इसके बाद एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, गरीब क्वेश्चन। वो कह रहा है इक्वेशन दे रखी है, इसको समीकरण को हल कर दो और इसका मान निकाल दो। तो हाँ भाई साहब हम करेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो ये सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो x - 5 × 5 इज इक्वल करेंगे x - 3 और × 3। सबसे पहले ये काम कर लिया हमने, सबसे पहले इनको सही जगह पे बिठा दिया क्योंकि यहाँ वहाँ बैठे हुए थे। अब इनको सही जगह बिठाने के बाद हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 का इसमें किया 5x हो जाएगा, -5 5 = 25 हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। 3x हो जाएगा, 3 3 = 9 हो जाएगा, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना तो हमारा समीकरण बन ही गया है। अब ये 5x है तो 5x अपने पास रहेगा, 3x उठ के माइनस यहाँ पर आ जाएगा, 3x माइनस का बराबर -9 यहाँ तो बैठा है और ये उठ के यहाँ पे 25 पे प्लस पे आ जाएगा क्योंकि इन दोनों को घूमने की बहुत चुल मची रहती है। तो ये यहाँ वहाँ हमने इनको घुमा दिया। यहाँ वहाँ घुमाने के बाद 5x में से 3x गया तो 2x बच गया और यहाँ पे 25 में से 9 जाएगा तो भाई साहब 16 बचेगा। प्लस का 16 बचेगा क्योंकि +25 बड़ा आदमी है और 9 गरीब आदमी है, इसलिए 16 बचा। अब x बराबर हमारे पास आ जाएगा 16/2। तो अब इसको काट देंगे, ये इसको खा जाएगा, 2 8 से 16 होता है। तो भाई साहब 8 ने इसको खा लिया और 8 फाइनल आंसर बन गया। अब 19वें क्वेश्चन में एक और भाई साहब हमारे पास थैला लेकर आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि 5 लाल लाल गेंद है और 3 पीली पीली गेंद है। तो भाई साहब थैला के अंदर बिना देखे बताएं कि लाल गेंद कितनी आ जाएंगी। तो ठीक है भाई साहब, हम थैले के अंदर झांकते हैं और बिना देखे बताते हैं कि लाल गेंद कितनी आ जाएंगी। तो प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि भाई साहब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, ठीक है, और बटे में कुल परिणाम, बटे में कुल परिणाम, यानी कि फेवरेबल पॉइंट वर्सेस टोटल पॉइंट, ठीक है। तो फेवरेबल देखो, एक थैले में 5 लाल गेंद और 3 पीले गेंद, और वो कह रहे हैं थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद चाहिए उनको, भाई साहब को लाल गेंद चाहिए। तो फेवरेबल 5 है, 5 लाल में से 5 लाल तो निकाली जा सकती है ना 5 प्रकार से, या मान लो 1 लाल निकाल ली, चाहे 2 लाल निकाल ली, चाहे 3 लाल निकाल ली, लाल निकालना है हमें। टोटल देखो 5 + 3, 5 लाल प्लस 3 कैसी हैं, पीली पीली। तो 5 और 3 8 हो जाएंगी, 8 टोटल बॉल ही हैं। तो टोटल कितने अनुकूल परिणाम कितने हैं, टोटल परिणाम है, कुल टोटल परिणाम है हमारे पास 8, 8 रख दिया हमने। निकालने कितने हैं, फेवरेबल क्या है, फेवरेबल हमें लाल, हमारा फेवरेट है भाई साहब, हमें लाल निकाल लिए। तो इसका हो जाएगा 5/8, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हमारा 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन में हम कहाँ चलते हैं घूमने, अब चलते हैं हम पार्क घूमने। तो कह रहे हैं कि पार्क घूमने जाइए, वहाँ का क्षेत्रफल इतना इतना है, यानी कि 2025 वर्ग मीटर है। इस पार्क की एक भुजा की माप क्या थी, उसके कह रहे भाई साहब पार्क घूमने जाओ, इंची टेप ले जाओ और एक ये भुजा ज्ञात करके आओ। तो भाई साहब अब पार्क जाना पड़ेगा अपन को घूमने, तो अपन पहले पार्क तो बना लें। तो ये बना लिया अपन ने एक वर्गाकार पार्क, भाई साहब वर्गाकार हमारा पार्क बन गया है, गरीब सा पार्क बना है लेकिन पार्क बन गया है। उसका क्षेत्रफल यानी कि अंदर का जो क्षेत्रफल होता है, ये इसका अंदर का जो हिस्सा है ये क्षेत्रफल कहलाता है। ये दे दिया उन्होंने हमें 20/25। भाई साहब कह रहे हैं ये वाली साइड हमें नाप के दे दो, ये वाली साइड, अगर आपके पास टाइम हो तो ये साइड नाप के दे दो, ठीक है। तो हम साइड नापने की कोशिश करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल अपन लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है भाई साहब भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। यानी ये मान लो ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए स्क्वायर, इसको ऐसे कह सकते हैं ए स्क्वायर। तो ठीक है, भुजा का वर्ग या फिर साइड स्क्वायर, साइड अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए साइड लिखना पड़ेगा नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे, साइड स्क्वायर। तो अपन ने लिख दिया भाई साहब साइड स्क्वायर इज इक्वल 20/25, इतना दे रखा है, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा भाई साहब, स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर प्राप्त करने के लिए, स्क्वायर तो दिया है हमें, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलो भाई यहाँ क्या करेंगे, इसका साइड लिखेंगे और इसके अंदर लगा देंगे ये रूट, रूट लग गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम किसका यूज़ करें, 5 का यूज़ कर लें। वैसे डिविजिबिलिटी रूल का यहाँ हम डाल दे रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल सीख लेना, ये काम आ जाएगा आपके लिए। डिविजिबिलिटी रूल
हमेशा काम आते हैं। 5 से भाग जाने के लिए 3 से काम भाग कैसे जाएगा, 2 से कैसे जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 भाई साहब, 5 25 हो जाएगा। 4 तो 5 आ गया हमारे पास। फिर 5 से करेंगे 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। ठीक है भाई साहब, अब 9 से कर देते हैं, 3 से नहीं करते, 9 से कर देते हैं। गुस्सा आ गई है क्योंकि 9 नाम 81 और 9 वन ज़ा 9। तुम्हारे पास मिल गया 5 इंटू 9। 2 में से एक पेयर लिया जाता है क्योंकि 5 इंटू 9। तो साइड मिल गई हमें कितना, 5 इंटू 9, यानी कि हमें साइड मिल गई एक 45। यानी कि 45 हमारी ये साइड हो जाएगी, जो ये साइड है ये हो जाएगी 45 और 45 हमारा फाइनल आंसर हो जाए। तो उसकी भुजा की माप बताएं, तो भुजा की माप है भाई साहब 45। बता दी, खुश हो गए, अब परेशान नहीं करना। 21वें नंबर का क्वेश्चन है कि यदि किसी घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। भुजा मतलब की साइड। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पर वो हमारे पास इस बार लेकर आ गए हैं क्यूब। इससे पहले पार्क में गए थे हम, अब हमारे पास आ गया है क्यूब डिब्बा। तो क्यूब डिब्बा का हम काम करते हैं। ये बना लिया हमने क्यूब, गरीब सा क्यूब बन गया हमारा। ये एक इसकी भुजा होती है ए, ये एक है भाई साहब। ये देखो ये है एक है, और एक हाइट होती है उसकी, तो हाइट भी हमने ए मान ली। तीनों चीज़ मिल गई हैं हमें, ये साइड और ये साइड, तीनों हाइट मिल गई। इसके कह रहे हैं भाई साहब आयतन, आयतन उन्होंने हमें दे रखा है। आयतन कह रहे हैं कि 216 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ठीक है, 216 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन मतलब कि वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन मतलब कि वॉल्यूम है। तो उसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये भुजा दे रखी है ए, हमें इसकी लेंथ ज्ञात कर लेनी है। ठीक है, तो लेंथ ज्ञात कर लेंगे हम। तो चूंकि इसका अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला होता है ए क्यू, क्योंकि तीनों साइड हैं। ये एल बी एच होता है ना, तो तीनों को करेंगे तो ए क्यू ही बन जाएगा। ए क्यू बन गया, ये ए क्यू बराबर 216 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब ए से यहाँ पे भाई साहब को क्यू को हटाएंगे तो यहाँ पे 216 का ये बन जाएगा, रूट लगा के 3। यानी कि उसमें हमें 2 पेयर चाहिए थे, इसमें हमें कितने पेयर चाहिए पड़ेंगे, 3 पेयर चाहिए पड़ेंगे। तो अब हम 216 का काम करते हैं, तो 216 रुपये यहाँ रख दिए हमने। ठीक है, रुपए नहीं है, गुस्सा मत हो जाना। अब इसको करेंगे हम सॉल्व, तो 2 से करेंगे सबसे पहले। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 हो गया। अब यहाँ पे जगह चाहिए पड़ेगी, तो हम पेपर को खिसकाएंगे ऊपर, है कि नहीं। अब यहाँ पे करेंगे 2 से, फिर 2 पंचे 10 और 2 चौको 8। ठीक है, और 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब 2 से तो कटेगा नहीं, अब गरीब हो गया 2, तो 3 को लेकर आएंगे हम। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 9 से लेगा 3 त्रिका 9, 3 1 जा 3। इंग्लिश हिंदी मिक्स चलता है क्योंकि अपन है गरीब टीचर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 2 2 2, 3 पेयर, 3 3 3, 3 पेयर। तो 3 पेयर में से एक निकालते हैं भाई साहब, और इस 3 पेयर में से एक निकालेंगे भाई साहब। ठीक है, तो एज इक्वल आ जाएगा 6। तो एक लेंथ हमारे पास आ जाएगी 6, तो ये भी 6 हो जाएगी हमारी, ये भी 6 हो जाएगी हमारी, और ये वाली लेंथ भी हो जाएगी 6 हमारी। देख लीजिए, तो लेंथ चाहिए थी तो हमें लेंथ मिल गई है, LENGTH, लेंथ मिल गई है हमें 6, यानी कि लंबाई मिल गई है 6। आप तीनों का गुणा करके देखिए, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 6। तो हमारा 22वां क्वेश्चन है कि एक अलमारी 5% डिस्काउंट पर डिस्काउंट, यानी कि बट्टा बट्टा पर 5225 में बेच दी जाती है। अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य मतलब कि मार्क प्राइस ज्ञात कीजिए। ये भाई साहब अलमारी है, हमने कार्टून की अलमारी बनाई है, थोड़ी सी गरीब जरूर है ये। तो यहाँ पर कुछ रेट डली थी, रेट इस पर डली थी कुछ रेट। अभी वो रेट हम मान लेते एक्स, हमें नहीं पता कितनी डली थी। अब भाई साहब गए, भाई साहब ने देखा, अरे बाप रे इतनी महंगी अलमारी, इतनी महंगी अलमारी है। उन्होंने कहा कुछ कम करो, कम करो। तो दुकान वाला कहता है कि 5% तो हम कम करके तुम्हें दे दे रहे, टेंशन नहीं लो। तो तुम 5% कम कर दिया हमने, अब तुम हमें 5225 रुपये दे दो और हमारे जेब में डाल दो। तो भाई साहब वो खुश हो गया, उसने कहा हाँ भाई साहब आपने 5% तो कम कर दिए, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो उन्होंने कहा उसका मार्क प्राइस बताओ, ये वाला प्राइस कितने डले थे उसमें। तो हम बता दे रहे भाई साहब कितने डले थे उसमें। हमें क्या करना है, हमें तो ये पता है कि भाई साहब हमें मालूम ही नहीं है कितने डले थे, है ना। अब हम क्या करेंगे, उसने 5% का डिस्काउंट दे दिया, 100 से कैलकुलेट करेंगे तो 95 आ जाएगा। 100 में 5% का डिस्काउंट दे दिया तो 95 बचेगा ना 100% में। तो ठीक है, 95 बचा, और उसने बेची थी इतने रुपए में, 5225 रुपये में, 5% कम करके बेची। ठीक है, अब ये यहाँ आ जाएगा उठ कर, मान लीजिए तो 95 है, और ये भाई साहब यहाँ चल गए 5225 इंटू 100, और ये भाई साहब भी यहाँ आ गए उठ के, तो ये नीचे आ गए। ठीक है, तो ये एक्स इक्वल हो गया इतना इतना इतना, ये तो चला गया ना उठ के, इसलिए हमने इसको गोद दिया है कि तुम वहाँ पहुँच गए तो यहाँ क्या करो। ठीक है, अब बन गया हमारा, अब इसको हमें करना है सॉल्व।
तो हम इसको भाग दे देंगे तो भाग चला जाएगा 5 से, 5 एकम 5 बचेगा 4, 5 नाम 45, 19 और 20 पंचे 100 होता है। तो 20/19 बन गया। 19 से इसमें भाग देंगे, 19 से भाग देंगे इसमें, तो इसमें भाग देने के भाई साहब खूंखार हमें संख्या लग रही है, तो हमें लग रहा है डर जाएंगे हम इससे। इतना बड़ा भाग देंगे तो डर नहीं जाएंगे। 19 से भाग देंगे। अब ठीक है, 19 से भाग देने के लिए पेज खिसका लेंगे। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 30 57 तो ज़्यादा हो जाता है। 12 में से 8 गई तो 4 बचेगा, 5 में से 3 जाएंगी। 5 में से क्यों जाएंगी, 4 में से जाएंगी। एक तो इसने ले लिया है, गरीब है ना ये। 4 में से 3 जाएंगी तो भाई साहब 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचा। यहाँ पे हम कैरी कर लेंगे 2, 2 को कैरी कर लिया। 19 दूनी 38, 19 30 57, 19 चौक 76, 19 15 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 सत्ते 133 ले लेंगे। अट्ठे तो ज़्यादा हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 12 में से 3 जाएंगी तो 9, क्योंकि ये गरीब है इससे 1 ले लिया। यहाँ पे बचा 3, तो इसके पास 1 भी नहीं बचे। अब गरीब को इसलिए देना नहीं चाहिए दान, क्योंकि अपन खुद गरीब हो जाते हैं। फिर यहाँ पे 0 आ गया तो बचा 9। अब ये 9 बचा तो क्या करेंगे, 5 अभी हमारे पास है ना, तो 5 रुपये हमने ले लिए। 19 पना 95, 5 बार में आ जाएगा 0 और 0, तो आ गया हमारे पास 275 और बचा है 20। इसको काटने पर हमारे पास आ गया 275। तो 275 इंटू 20। अब ये गुणा भी करना पड़ेगा क्या, तो गुणा भी कर लेते हैं भाई। 5 दूनी 10, 1 बचा, 7 दूनी 14, 15 की 5, 1 बचा, 2 दूनी 4 और 1 5 और 1 0, तो 1 यहाँ लगा। 5,500 रुपये। ओके, तो इसमें 5,500 रुपये डले थे भाई साहब। तब उसने 5% डिस्काउंट दे दिए, तो 5,225 रुपये का हो गया भाई साहब। पैसे कम हो गए उसके। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब भाई साहब 23वें नंबर का क्वेश्चन कहते हैं, यहाँ से सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर के आ गए हैं, तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए। ये कह रहा है सिंपलीफाई, सरल कीजिए। कह रहा है हमारी शक्ल कठिन सी दिख रही है, हमें थोड़ा सरल कर दीजिए, गंदा से लग रहा है, हमें थोड़ी साफ़ कर दीजिए। तो ठीक है, हम इसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं। साफ़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है और ये माइनस में है। तो भाई साहब इन सब का पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरफ से कर लो या फिर इस तरफ से कर लो, हम इस तरफ से ये लेते हैं। इस तरफ से करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे पहले, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, तीनों में करेंगे बारी बारी से। तो पहले इसमें करते हैं अपन। 1.5x का 1.5x में, तो इसका होता है 225, 2.5x स्क्वायर हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर गुणा करके देख लेना है ऐसे इस तरीके से। तो क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव, इसलिए 2 अंक के बाद दशमलव लगाए, यही आंसर आएगा। अब क्योंकि हमें 15 का स्क्वायर मालूम था, इसलिए हमने 225 रख दिया। 15 का स्क्वायर होता है 225। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो 15 चौको 60 होता है। ये देखिए 15 इंटू 4y करेंगे तो 4 पंचे 20 और 2 बचेगा, 4 एकम 4 और 2 6। लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव रखा है तो केवल 6 मिलेगा हमें, तो 6 रख दिया हमने। लेकिन इसमें x है और इसमें क्या है, y है, तो 6xy मिल जाएगा हमें। अब इसकी बात आई 3, इसमें करेंगे इसका तो प्लस का 15 × 45, यानी कि 4.5x, ये आ गया हमारा इन तीनों का। अब इसकी बारी आई गरीब की, जिसके पास माइनस होता है वो गरीब होता है, इसलिए माइनस का गुणा अब तीनों में करना पड़ेगा, इसमें फिर इसमें और फिर इसमें। तो करते हैं 4 का इसमें करते हैं, तो 15 चौको 60, वही आएगा xy इस तरीके से, तो 6xy। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्यों आ रहा है 6xy, क्योंकि यहाँ देखो पॉइंट लगा है ना। 60 तो आता है लेकिन एक पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए 6 बस लेते हैं हम। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, इसलिए 6 बस ले लिया जाता है। अब क्या है, इसमें हो चुका, अब इसमें 4 चौको 16, तो माइनस का 16y, 2 बार है स्क्वायर, एक वाई ये है एक वाई ये है, तो 16y स्क्वायर हो जाएगा। अब बारी आई इसमें, तो 4 × 12y, किसका, माइनस का 12y। अब ये रखा है, ये गुस्सा हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ तो रखना ही पड़ेगा। माइनस का 4.5x प्लस 12y। तो अब जिसकी शकल एक जैसी हैं उनको हम उड़ा देंगे। देखना शकल किसकी किसकी सेम है। 12y की शकल सेम है, प्लस का 12y माइनस का 12y, दोनों कट गए। अगर आप इसको घटाएंगे तो घट जाएगा, वैसे हम इसको घटा रहे हैं, इसको घटाना बोलते हैं, अलग अलग करके आप घटा सकते हैं। अब देखिए 4.5x प्लस का है, माइनस का है 4.5x, ये भी उड़ गया यानी कि घट गया, तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ 6xy, ये भी भाई सब घट गया, तो 0 आ जाएगा। इनको घटाने पर 0 प्राप्त होता है, इसको भी 0 प्राप्त होगा, इस पर भी 0 प्राप्त होगा। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया है 2.25x स्क्वायर, और देखो क्या बचा है, क्या बचा, -16y²। तो यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका मुंह गंदा था, इसका मुंह साफ़ कर दिया, सिंपल कर दिया, तो ये इतने छोटे में आ गया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर था अपना 23वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है 2.25x² -16y²।
अब लास्ट एक दो क्वेश्चन और बकाए हमारे, तो हम 24 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है, मतलब कि ये बेलन के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है, ठीक है, लंबाई 7 मीटर है, लंबाई डाल दी हमने। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए, मतलब कितने लीटर दूध इसमें आ जाएगा। तो एक ये टंकी है, इसमें कितने लीटर दूध आ जाएगा, और 1 घन मीटर बराबर दे रखा है इन्होंने 1000 लीटर। तो ये तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, ठीक है। तो हमें दे रखा है त्रिज्या 1.5, लंबाई दे रखी 7, बेलन का आयतन यानी इसमें कितना दूध आ जाएगा ये कहलाता है इसका वॉल्यूम। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो बेलन के आयतन यानी कि वॉल्यूम का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक सर्कल डिज़ाइन हो रहा है और आर हमें ये त्रिज्या उन्होंने दे रखी है। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि आर को 2 बार लिखेंगे 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच, हाइट दे रखी है हमें 7 मीटर। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से तो साइड कट जाएगा, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 22 इंटू 1.5 ये 15 बना है, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे भी एक और एक 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे। अगर आप इनका गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर 49.5। ये आपको नंबर मिलेगा, आप इसका गुणा करके देखिएगा। 49.5 हमें मिल गया इनका गुणा करने पर। तो गुणा करने के बाद क्या है, 49.5 अभी ये बना है मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब। अब हम उसको लीटर में चाहिए है, लीटर में तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल होता है 1000 लीटर। ये पैमाना होता है, 1 मीटर में 1000 लीटर लगभग होते हैं, 1000 लीटर, क्योंकि मीटर में तो नाप नहीं सकते, लीटर में नापेंगे दूध को। तो कितने लीटर है इसमें दूध आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे 49.5 में गुणा कर देंगे 1000 का। यहाँ पर एक डेसिमल है, इसको हटाने के बाद एक बटे में नीचे आ जाएगा और ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो एक ये ज़ीरो एक ज़ीरो ये कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 49, 5 इंटू 100 यानी कि 49,500 लीटर दूध इसमें क्या आ जाएगा। और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, 49,500 लीटर दूध इसमें लगभग आ जाएगा। ये बहुत बड़ा एक टैंक होगा, बड़ा 7 मीटर आप समझ सकते हैं, अगर जिसकी ऊंचाई है तो कितना हो सकता है, और 1 यानी 1.5 मीटर की तो खाली इसकी त्रिज्या वैसे। एक और ये 25वां क्वेश्चन है, 3m² प्लस 9m+6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमें अगर इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो हमें एक तरीका अपनाना होता है कि इसका इससे मल्टीप्लाई करना होता है। 6 का 3 में करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, 18m²। अब इसके हमें 2 पेयर बनाने होते हैं क्योंकि ये हमें मिडिल वाला टर्म चाहिए रहता है। तो इसके 2 पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेते हैं तो 6, ऐसा नंबर लेते हैं कि बीच वाला अगर हम उसको जोड़े घटाएं तो बीच वाला आ जाए, और गुणा करने पर हमारा ये 18 प्राप्त होना चाहिए। तो हम ले लेंगे क्या, 6m ले लेंगे और 3m ले लेंगे। तो अगर इनका हम गुणा करते हैं तो हमें बन जाएगा 18m² ही मिल जाएगा, ठीक है। और अगर जोड़ते हैं तो 6 और 3 9m मिल जाएगा, इसलिए ये हमारा पेयर सही है। तो हम इसमें रखेंगे 3m², इसकी जगह पर रख देंगे हम क्या, 6m प्लस 3m प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम ले लेंगे 3m कॉमन, 3m अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा m+2, प्लस यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर भी हम ले सकते हैं कॉमन क्या, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा m+2, क्योंकि 3 2 6 होता है। अभी कॉमन लेने के लिए हमने बेसिक वीडियो बना रखी है, तो आप यहाँ जाकर आई बटन पर देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, एक हमारा पेयर बन गया 3m+3, और एक हमारा पेयर बन गया m+2, ये m+2 और 3m+3, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस आप इसको ये वाली समीकरण को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो देखिए, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m², m का इसमें करेंगे तो 3m, ठीक है, प्लस हो गया इसका। अब 2 का करेंगे तो 3 2 6m प्लस 6, तो 3m², 3 2 3 और 6m हो जाएगा 9m और प्लस 6, वही समीकरण बन गया हमारा वापस से, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू हमारी सही है। तो अब ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है कि 100 छात्रों द्वारा विद्यालय जाने के लिए निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग किया जाता है। कुछ बस से जाते हैं, कुछ कार से विद्यालय जाते हैं, कुछ रिक्शा से, कुछ साइकिल से और कुछ पैदल जाते हैं। तो इसके लिए हमें एक आंकड़ों का प्रबंधन निरूपण करने के लिए एक आलेख यानी कि एक ग्राफ खींचना है। तो हम ग्राफ खींचेंगे तो पहले नंबर हम एक्स एक्स और वाई एक्सिस बना लेंगे इस प्रकार से। ये हमने वाई एक्सिस बना लिया है और ये एक्स एक्सिस बना लिया है। यहाँ स्टूडेंट्स की संख्या ले रखी है हमने 10 15 20 25 30,
एक एक सेंटीमीटर के अंतराल में हमने खींच रखा है स्केल के द्वारा। आपको एक ग्राफ वाली कॉपी भी मिल सकती है जिसमें बॉक्सेस होते हैं, तो वो भी एक एक सेंटीमीटर के बीच में होते हैं, तो उसमें भी आप इस ग्राफ को बना सकते हैं। तो अब हमें इस ग्राफ को बनाना है। ग्राफ दो तरीके के होते हैं, एक तो लाइन ग्राफ होता है और एक होता है ये दंड आलेख जिसको कहते हैं अपन बार ग्राफ। तो दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें भी बार ग्राफ बनाएंगे क्योंकि लाइन ग्राफ के लिए पूछा नहीं गया है। तो वो कह रहे हैं कि सबसे छोटे से चालू करेंगे हम पैदल। ये देखो 8 है, फिर 16 है, फिर अपन बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। तो पैदल कितने लोग जाते हैं? 8 लोग जाते हैं। तो हम पैदल वाला ग्राफ बनाते हैं। तो 10 से 2 mm नीचे हम यहाँ पे 8 बना लेंगे। 10 से थोड़ी सा नीचे ही होगा 8। 8 लोग किससे जाते हैं? ये होगा 8 लोग किससे जाते हैं भाई साहब? ये हैं पैदल वाले। ठीक है, पैदल वाला बना लिया हमने। अब वो कह रहे हैं कि 8 लोग पैदल के बाद 16 लोग कार से जाते हैं। तो 15 से थोड़ी सा ऊपर यहाँ पास करीब 16 आएगा। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं 16 लोग किससे जा रहे हैं भाई साहब? कार से। ठीक है, तो ये 16 लोग कार के लिए हो गया हमारा ग्राफ। अब वो कह रहे हैं कि रिक्शा से जा रहे हैं 24 लोग। तो अभी हमने 8 पैदल बना लिया, कार बना लिया। अब इसके बाद 20 साइकिल वाला बनाते हैं। तो 20 यहाँ लगभग आएगा 20। तो ये 20 लोग किससे चले जाते हैं? साइकिल से। यहाँ वाहन के प्रकार है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, और यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या। अब वो कह रहे हैं कि हम कौन कौन से बना लिए? पैदल, कार और साइकिल। अब बचा है हमारे पास बस। बस बचा है, रिक्शा बचा है और बस। तो अब साइकिल रिक्शा से लगभग कितने लोग जाते हैं? 24 लोग। तो 25 से थोड़ी सा नीचे हम 24 बना लेंगे। 25 से थोड़ी सा नीचे हम बना लेंगे 24 लोग। 24 लोग जाते हैं किससे? रिक्शा से। रिक्शा से 24 लोग रिक्शा से जाते हैं। अब कितने बचे हैं? रिक्शा हो गया, अब बस बचा है केवल बस। बस से जाते हैं लगभग 32 लोग। तो 32 लोग बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 30 से थोड़ी सा ऊपर जाएंगे, यानी कि यहाँ पे, यानी कि लगभग इतना। तो ये बना देंगे हम 32 लोग किससे जाते हैं? 32 लोग जाते हैं अपना बस से, स्कूल जाने वाले। तो ये फाइनल इस प्रकार से हमारे पाँचों 1 2 3 4 5, तो हमने पाँचों का क्लियर कर लिया है। पैदल जाते हैं 8, कार से जाते हैं लगभग कितने? कार से जाते हैं 16 लोग, 15 से थोड़ी सा ऊपर हमने बनाया 16। और ये है तुम्हारा साइकिल। साइकिल से कितने लोग जाते हैं? साइकिल से जाते हैं 20 लोग, तो ये 20 के आसपास बन गया है। रिक्शा से कितने लोग जाते हैं? 24 लोग। तो 25 से थोड़ी सा नीचे हमने इसको 24 पर रिक्शा बना लिया। और यहाँ पर बस से जाते हैं लगभग 32 लोग। तो 30 से 2 इंच ऊपर अपन, मतलब 2 mm ऊपर 32 यहाँ बना लिया। तो इस प्रकार से ये हमारा ग्राफ बन के कम्प्लीट हो जाएगा। ये है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और ये स्टूडेंट्स की संख्या। आप इसको इस वाली कॉपी में भी बना सकते हैं, ग्राफ कॉपी में, तो और क्लियर बनेगा। ये बस हैंड से बनाया हुआ है तो थोड़ी सा इसमें ऊपर नीचे दिख सकता है, लेकिन ग्राफ आप बिल्कुल इसी प्रकार से बनाएंगे। तो थैंक यू। ये आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये था 2024 का 8वीं का गणित का पेपर। धन्यवाद।